प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज का जो क्लास है वो निगेटिव है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। पिछले क्लास में हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। आज निगेटिव फॉर्म में देखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते हो, राम वहां नहीं जाता है, तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हारा भाई दिल्ली में नौकरी नहीं करता है। अ लॉट ऑफ सेंटेंस, इतने सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंस में, बहुत सारे। और उसी में से यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तुम मेरे साथ स्कूल नहीं जाते हो, मैं तुम्हारे साथ सुबह में अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, तुम्हारे पिताजी सुबह में मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तो पता है, हम हिंदी में नहीं कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि राम नहीं क्रिकेट खेलता है, तो हमारा कुछ गलत नहीं होगा, हिंदी अंडरस्टूड है, सब समझ आते हैं। लेकिन बात जब इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में रूल जो कहेगा वही होगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही पुट होगा तो होगा। ऐसा नहीं कि नॉट को उठाकर यहां लेके चले जाइए, नॉट को उठाकर सब्जेक्ट के बाद लेके चले जाइए, तो ऐसा नहीं होता है। रूल जो कहती है बस उसी को करना है। इसलिए हम लोग को ट्रांसलेशन पढ़ते समय स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो ये तो पहला ट्रांसलेशन है ना, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करेगा ये रूल, ये स्ट्रक्चर। देखिएगा, सबसे पहले करता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, राम। ये देखिए सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है, राम। हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो कौन का आंसर देता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो राम क्रिकेट नहीं खेलता, कौन नहीं खेलता है, तो राम। तो राम, और इसके बाद रूल करती है डू या डज। तो थोड़ा नोट के पास आते हैं। नोट क्या करता है कि जब भी आपको सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और सिंगल नेम मिले तो इसे इसके साथ हम लोग डज लगाएंगे। और जब भी सब्जेक्ट के रूप में हमें यू, बी, दे, आई और डबल नाम मिले तो इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं। तो वापस आते हैं, यहां पे राम जो होता है यहां पे सिंगल नेम का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पे किसका डिमांड है, डज का डिमांड है। तो हम यहां पे क्या लगा देते हैं, डज। अब डज के बाद रूल करती है क्या लिखने के लिए, नॉट। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट। अब करता है वर्ब, तो वर्ब में लास्ट में आना पड़ता है। वर्ब हमारा क्या है, प्ले, तो प्ले लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, तो हम लिख देते हैं क्रिकेट। बाकी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड बचा नहीं, तो हम अदर वर्ड के पास जाएंगे ही नहीं। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर कहता है तुम मेरे साथ स्कूल नहीं जाते हो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, तुम। क्लियर है। अब करता है डू या डज लिखने के लिए, तो यू के साथ अभी हमने देखा था, यू सेकंड वाले ग्रुप में, डू वाले ग्रुप में है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डू। ये क्लियर हो जाता है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब करता है नॉट लिख दीजिए सर, तो हम यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब वर्ब के लिए लास्ट में जाना है, क्या करता है, गो, तो गो लिख देते हैं वर्ब हमारा। अब क्या करता है, वर्ब क्लियर हो गया और ऑब्जेक्ट को फाइंड कीजिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, स्कूल। क्या हो जाता है, स्कूल। तो हम क्या लिखेंगे, डू स्कूल। अब क्या बचता है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है यहाँ पे, मेरे साथ। तो मेरे साथ का इंग्लिश क्या होता है, अदर वर्ड कॉन्सेप्ट में हम बार बार बोलते हैं कि जब भी अदर वर्ड कॉन्सेप्ट आए तो उल्टा बनाना है। तो साथ का इंग्लिश क्या हो जाता है, विथ। और मेरे का इंग्लिश क्या हो जाता है, ये। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, थर्ड वन में देखिएगा बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीका से ये ट्रांसलेट करेगा। सबसे पहले कहता है मैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं हो गया। अब क्या करता है, डू या डज, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। डू के बाद क्या करता है, नॉट, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब वर्ब के लिए लास्ट में चले जाइए,
क्या है, वर्ब लास्ट में। तो देखिएगा पहचान के पास पढ़ना नाम का शब्द मिला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस हो रहा है और स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं क्या क्या का ट्रांसलेट किसका किसका वर्ड का इंग्लिश लिखती है और कौन कौन बचा हुआ है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया, ध्यान दीजिएगा। डू डज हमारा आइडेंटिटी से हो जाता है। अब नॉट जो होता है यहां पे लिखा है, तो नॉट नहीं नाम का कहीं शब्द होगा, देखिए यहां मिल गया। और क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, लास्ट में पढ़ना, तो ये हमारा वर्ब यहाँ पे मिल गया। और रीड हमको यहाँ पे लिखा गया। अब क्या बचा है, तुम्हारे साथ सुबह में अंग्रेजी, और हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो बहुत सारे बड़े ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें वर्ब से रिलेशन जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारे साथ है, सुबह में है और अंग्रेजी का, तो वर्ब के साथ किसका संबंध जुड़ा हुआ है, तो पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बचता है क्या, अदर वर्ड कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ट्रांसलेशन में दो दो अदर वर्ड, तीन तीन अदर वर्ड, चार चार अदर वर्ड आएंगे। बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐसे आते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तीन तीन ऑब्जेक्ट आएंगे। यही सारे वर्ड बहुत सारे आते हैं तो हमारा सेंटेंस बड़ा हो जाता है, ठीक है। बट डरना नहीं है, ये रूल ही सबको बना देगा। अदर वर्ड कॉन्सेप्ट हमेशा उल्टा चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अदर वर्ड क्या है, मे का इंग्लिश क्या होता है, इन, और सुबह का द मॉर्निंग। एक अदर वर्ड और बच गया है, तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ, और तुम्हारे का यू। हो गया सॉल्व। तो ट्रांसलेशन हमारा छोटा बने, इतना बने, और यहां से लेकर वहां तक बने, गलत होने का तो चांस ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि रूल हमारे साथ है। बस रूल जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे चलते जाएंगे, ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको नाम हम दे सकते हैं कि ये रूल नहीं, ये डेकोरेटर मशीन है। क्या है, डेकोरेटर मशीन है, जो हिंदी को इंग्लिश में सजा देता है। और पता है ना, सजा हुआ चीज कभी गलत नहीं होता है। तो ये ट्रांसलेटर नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इंग्लिश में सज रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रूल कहती है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, गलती तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लास्ट वन देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन है जी, तो तुम्हारे पिताजी, सॉरी कौन है, तो तुम्हारे पिताजी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो तुम्हारे पिताजी का क्या होता है, योर फादर। अब क्या कहता है, डू या डज लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे, डज। अब कहता है नॉट को लिख दीजिए, एकदम जैसे जैसे वो ऑर्डर दे रहा है वैसे वैसे हम फॉलो कर रहे हैं उसको, और लिखते चल जाते हैं, ठीक है। अब कहता है वर्ब के पास जाइए, तो वर्ब लास्ट में है, क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाता है, टीच। अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को खोजिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिएगा तुम्हारे पिताजी, तो सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। डूडस तो हमारा पहचान से क्लियर हो जाता है, नॉट हमारा नहीं से क्लियर हो जाता है, और वर्ब जो है टीच, ये हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। अब क्या बचा, अंग्रेजी मुझे सुबह में, तो आइडेंटिफाई करेंगे अदर वर्ड। तो ये मे का संबंध जुड़ा हुआ है, पिछली क्लास में बताए थे कि जो मे से संबंध जुड़ता है, जो के लिए से संबंध जुड़ता है, जो साथ से संबंध जुड़ता है, वो अदर वर्ड होते हैं। ये कभी अकेले नहीं आता है, ये हमेशा प्रीपोजिशन को साथ में लेकर आता है। बिना प्रीपोजिशन के अदर वर्ड आ ही नहीं सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट यहां बच जाते हैं, एक अंग्रेजी बच जाता है और एक मुझे बच जाता है। अब दोनों ऑब्जेक्ट में से रूल का ऑब्जेक्ट कौन है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पढ़ाना का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो दो है, एक अंग्रेजी है और एक मुझे है। तो दोनों में से कौन सा रियल ऑब्जेक्ट है जो हमें ट्रांसलेशन को गलती नहीं होने देगा। तो रिलेट करते हैं, तो दोनों का रिलेशन अगर फाइंड करते हैं, तो देखिएगा अंग्रेजी भी रिलेशन जोड़ता है और मुझे भी रिलेशन जोड़ता है, दोनों रिलेशन जोड़ रहा है। लेकिन यहां पे देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है, मुझे नाम है, ये मुझे नाम का कोई व्यक्ति है, राम, मोहन, सोहन, जो भी होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मुझे नाम का कोई व्यक्ति आया तो ही अंग्रेजी नाम का कोई शब्द आया है। यहां पे कोई लिविंग थिंग्स है तो ही नॉन लिविंग थिंग्स आया है। अगर हम एक प्रकार के मान लेते हैं कि अंग्रेजी को ही हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो अंग्रेजी तो एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है ना। अंग्रेजी आने के बाद
कौन आएगा नहीं आएगा इसका अता पता नहीं है, लेकिन मुझे नाम का जो व्यक्ति आया है तो मुझे नाम का लिविंग थिंग्स आया है, तो ये लिविंग थिंग्स तो डिमांड करेगा, चाहे वो अंग्रेजी का डिमांड करे, चाहे वो मैथ्स का डिमांड करे, चाहे वो खाने पीने का डिमांड करे, चाहे वो स्टोरी का डिमांड करे। तो इसीलिए जब भी दो ऑब्जेक्ट तीन ऑब्जेक्ट रहे सेंटेंस में तो सबसे पहले हमें लिविंग थिंग्स देखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे का इंग्लिश मी हो जाएगा। और ये नेसेसरी नहीं है कि ट्रांसलेशन में एक लिविंग थिंग्स हो, एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। कभी कभी तीनों ऐसा आएगा जो अंग्रेजी मैथ और गणित होंगे, कभी कभी ऐसा आएगा कि दो लिविंग थिंग्स होगा, मुझे और हमें होगा। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसलेशन में ऐसा आता है हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताएंगे ताकि आप लोग का ट्रांसलेशन कभी गलत ना हो। तो क्या हो गया, ये मुझे कंप्लीट हो गया। जब रियल ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम यहाँ पे जो ऑर्डिनरी जो होता है, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होता है उसे इसके बाद लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें लिखना है अदरवर्ड के पहले ही, चाहे वो ऑब्जेक्ट 10 क्यों ना हो। अब बच गया क्या, सुबह में। तो सुबह में का क्या होता है, मे का इंग्लिश इन होता है और सुबह का इंग्लिश द मॉर्निंग होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड स्टेप है जिसका नाम है यस नो फॉर्म। ये पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बताने जा रहे हैं यस नो फॉर्म। यस नो फॉर्म मतलब जिसका आंसर यस में हो या नो में हो। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल है, एक नंबर है, क्या तुम दिल्ली में नौकरी करते हो? अगर करते हो तो यस, और नहीं करते हो तो नो। हालांकि स्पोकन में वो ज्यादा यूज होता है। ये वाला सेंटेंस इस तरह से देखेगा, डू यू गेट अ जॉब इन दिल्ली? अगर करते हो तो यस, और नहीं करते हैं तो आई डोंट। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो वो सब तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका थर्ड स्टेप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका हम फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं अभी, यस नो फॉर्म। इसके बाद पढ़ेंगे यस नो निगेटिव में, उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखिएगा बहुत इजी है ये सारे ट्रांसलेशन। जितने ट्रांसलेशन को हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमारा इंग्लिश स्ट्रांग होगा, और साथ में साथ वर्ड पावर जो होता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे जितने ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं। मत देखिए किताब का सहारा मत लीजिए। किताब में बहुत सारे ट्रांसलेशन रहते हैं, बट आप खुद पैंट से क्रिएट कीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल लिखे, क्या तुम दिल्ली में नौकरी करते हो? तुम यही बोल सकते हो कि क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में नौकरी करते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ाते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में, और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, इस रूल के सहायता से, स्ट्रक्चर के सहायता से जो भी आप मैन्युफैक्चर किए हैं, जो भी आप ट्रांसलेशन बनाया है मैंने में, उसे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं इसको। बहुत इजी है। क्या तुम दिल्ली में नौकरी करते हो? रूल करता है सबसे पहले डू या डज लिखने के लिए। तो हम पिछले वाले क्लास में बताए थे कि ये रहा डज का ग्रुप और ये रहा डू का ग्रुप, लेकिन फर्क ये है कि अब हमें डू या डज को पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या आने वाला है? तो तुम के साथ तो, यू के साथ तो डू ही लगता है, तो हम पहले डू लिख दिए, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वर्ब है जो थर्ड नंबर पे, लास्ट में क्या होता है? करना। किसके संदर्भ में है? तो नौकरी के संदर्भ में है, तो क्या हो जाएगा? गेट, जीईटी, गेट। और ये जॉब जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या बचा? दिल्ली में, तो मे का इंग्लिश इन और दिल्ली का इंग्लिश दिल्ली। बन गया। डू यू गेट अ जॉब इन दिल्ली? नेक्स्ट क्या करता है? क्या वे लोग सुबह में स्कूल जाते हैं? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या का। क्या हो जाता है? डू या डज, तो यहाँ पे लिखेंगे डू, क्योंकि सब्जेक्ट में के रूप में हमें क्या आने वाला है? दे। कोई दिक्कत? अब सब्जेक्ट के बाद कहां जाते हैं? वर्ब में। वर्ब लास्ट में क्या है? जाना। जाना का गो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल, तो हो जाएगा गो टू अ स्कूल। अब अगर वर्ड कॉन्सेप्ट देखो सुबह में बच गया, तो मे का इंग्लिश इन और सुबह का द मॉर्निंग। थर्ड स्टेप बहुत इजी है। तो क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है? तो डू या डज क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या आने वाला है? योर ब्रदर। योर ब्रदर यानी सिंगुलर है, तो
तो हमें डज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लास्ट में क्या है, बोलना। बोलना का इंग्लिश तो सब लोग को पता है, क्या हो जाता है, स्पीक। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश। छोटे छोटे ट्रांसलेशन है, बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। बड़े बड़े ट्रांसलेशन भी आसानी से ही सॉल्व होंगे। थोड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन है, देख लेते हैं क्लियरली से। सबसे पहले करता है डू या डज। देख लीजिएगा, डू या डज रूल करती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डज। देख क्या यहाँ पे क्लियर हो गया और यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो हम यहाँ पे राम लिख देते हैं। राम भी क्लियर हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। सॉरी, गुड मार देते हैं, आप लोग आसानी होगा आइडेंटिफाई करने में। अब वर्ब के लिए हमेशा लास्ट में चले जाओ। कहां चले जाओ, लास्ट में। लास्ट में क्या है, जाना। जाना के इंग्लिश क्या हो जाता है, गो। तो ये लो वर्ब भी क्लियर हो गया, हमारा जाना भी क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे करिए इतने सारे वर्ड में, तो पढ़ने के लिए, तो जिसका संबंध के से जुड़ता, के लिए से जुड़ता है, वो क्या कहलाता है, अदर वर्ड। बार बार बोल रहे हैं, एक बार और बोलते हैं, जिसका संबंध में से भी जुड़ता है वो कहलाता है अदर वर्ड। फिर से बोल रहे हैं। अब क्या बच गया, स्कूल। तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर हम दूसरे मेथड से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जो वर्ब से रिलेशन जुड़ता है छोटू, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जाता है, जाता का संबंध किससे जुड़ा है, स्कूल से, या सुबह में से, या पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल है जो रिलेशन जोड़ रहा है जाना से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू स्कूल। अब क्या बच गया, अदर वर्ड कॉन्सेप्ट। अदर वर्ड जब भी बचेंगे, जितना भी अदर वर्ड सेंटेंस में हो, तुम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ये अदर वर्ड है, ये लास्ट में क्या है, मे का इंग्लिश क्या होता है, इन। सुबह का इंग्लिश क्या होता है, द मॉर्निंग। और भी है, केले का इंग्लिश क्या होता है, टू। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। यहां से एक और प्लेटफॉर्म खुल सकता है इस तरह से। अगर हम के लिए को इंग्लिश में फोर लिखते हैं, क्योंकि बचपन में सब लोगों ने याद किया है, FOR फोर के लिए होता है। अगर हम फोर लिखना चाहें, तो ये जो है पढ़ना, ये पढ़ना का यहाँ पे भी फोर चलाएगा, वर्ड का फॉर्म भी फोर चलाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर रीडिंग। एज यू विश, आपकी इच्छा है, आप कैसे बना सकते हैं और कैसे भी बोल सकते हैं। डज राम गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग टू रीड, या फिर डज राम गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग फॉर रीडिंग। एक चीज नोटिस करना है कि ये सेंटेंस जो थर्ड वाला हम, सॉरी फोर्थ वन जो हमने बना लिया है, लास्ट वाला जो सेंटेंस हमने बना लिया है, सबको आइडेंटिफाई किए हैं, सबको अलग कर लिए हैं, और उसके बाद डेकोरेट कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हम कहेंगे ये ट्रांसलेशन अभी भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट में हम नॉट ऑफ इंट्रोगेशन को ड्रॉप कर दिए हैं। जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव का कोई भी पार्ट हो, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन एकदम मस्ट है। अगर आप क्वेश्चंस मार्क नहीं लगाते हैं, तो आपका बना बनाया हुआ जो ट्रांसलेशन होता है, चाहे जितना भी अच्छा से बनाइए, वो गलत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिएगा अब जो पारी आता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी हम बोल सकते हैं यस नो। यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग देख लेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखिए बहुत इजी है, इतना ज्यादा इजी है ना कि पूछिए मत। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस
कि अगर इसे आपको निगेटिव बनाना है तो क्या तुम दिल्ली में नौकरी करते हो, तो हो जाएगा क्या, क्या तुम दिल्ली में नौकरी नहीं करते हो। बस इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम दिल्ली में नौकरी नहीं करते हो। नॉट इंटरोगेशन वही रहेगा। रूल में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, रूल में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। यहां पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और उसके बाद जो लिखा हुआ था पिछले वाले रूल में, V1 का V1, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड का अदर वर्ड। देखिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, नेगेटिव फॉर्म में है। देखिए ट्रांसलेट करते हैं, कहता है क्या, क्या तुम दिल्ली में नौकरी नहीं करते हो, तो सबसे पहले हम लिख देंगे डू। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। यू के बाद क्या हो गया, नॉट, तो हम लिख देंगे नॉट। वर्ब हमेशा क्या है, लास्ट में मिलेगा, क्या है, गेट। अब गेट के बाद ऑब्जेक्ट का रूप क्या मिलेगा, नौकरी लेगा, तो उसे लिख देंगे ए जॉब। और अदर वर्ड कॉन्सेप्ट जो होता है, इन दिल्ली, तो हम लिख देंगे इन दिल्ली। अब एक बार देखिएगा, इसके पहले जो ट्रांसलेशन आप बनाए थे इंग्लिश में, वो इस तरह से था, डू यू गेट अ जॉब इन दिल्ली। इससे पहले जो ट्रांसलेशन इसका बनाए थे यस नो फॉर्म का, जो सिर्फ यस नो फॉर्म में है। तो देखिएगा ये जो ट्रांसलेशन अभी हमने बनाया है और ये ट्रांसलेशन जिसको हमने अभी एक बॉक्स के अंदर रखे हैं, क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक नॉट का डिफरेंस है। अगर नॉट को यहां पे इरेज कर देते हैं हम, तो दोनों सेंटेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम सिर्फ नॉट, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट पुट करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो ये हमारा यस नो जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो सीधे कन्वर्ट हो जाता है निगेटिव में। और इंग्लिश में कुछ नहीं करना होता है, इंग्लिश में हम बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं डज राम, राम के बाद नॉट रख दीजिए, नॉट के बाद कोई फर्क रख दीजिए, प्ले, तो प्ले रख देते हैं। प्ले का हिंदी होता है क्या, खेलना। और अकॉर्डिंग टू खेलना, खेलना के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लीजिए, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी, फुटबॉल रख देते हैं, फुटबॉल। अगर अदर वर्ड कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं तो रख दीजिए विथ मी, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए बन गया विदाउट हिंदी, बिना हिंदी के। देखिए आप इंग्लिश तैयार हो गया, क्या है, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल विथ मी, क्या राम मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सारे ट्रांसलेशन को हम बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन। देखिएगा हम एक है, यहां से डू को उठा लेते हैं तो यहां से डू उठ जाता है। कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, तो हम डू के हिसाब से यू उठा लेते हैं। चलिए ठीक है, यू के बाद नॉट लिखता है तो नॉट को रख देते हैं। और क्या करता है, कोई वर्ब रखिए, सब कोई भी एक वर्ब रख दीजिए, तो वर्ब क्या रख दे, कुछ भी, कुक रख देते हैं, कुक। कुक मीन्स होता है खाना बनाना, ठीक है, तो क्या रख देते हैं, कुक। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फूड। और अगर वर्ड रखना चाहते हैं तो रख दीजिए फॉर मी। बस रूल जो करता है हमारा ट्रांसलेशन क्या होता है, इंग्लिश ही कन्वर्ट होते चलता है विदाउट हिंदी, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इंग्लिश इतना इजी है, इतना इजी है कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप आसानी से इंग्लिश में ही सेंटेंस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं इसका। देखिए डू का मतलब क्या हो गया, क्या, ठीक है, और लास्ट में ताहती ही तो लगा हो ही होगा, क्योंकि डू आ रहा है तो क्या नहीं रहेगा, और ताहती भी लगा रहेगा। तुम आ गया तो यहां पे हम लिख देंगे तुम, ठीक है। अब क्या है, अदर वर्ड है इसमें, इसके बाद अदर वर्ड रख दीजिए फॉर मी, तो मेरे लिए। अब क्या है, अदर वर्ड के बाद क्या कहता है, कुछ भी रख दीजिए, अदर वर्ड क्या, तुम मेरे लिए। अब यहां पे क्या है, कुक फूड, तो खाना नहीं, नॉट का नहीं हो गया, और कुक का बना था, तो इसका हिंदी हो जाएगा बनाते, बनाते हो,
है ना आसान, बहुत इजी है। जब इंग्लिश ही हम आसानी से बना लेते हैं, जब इंग्लिश ही आसानी से हम डेवलप कर देते हैं, तो फिर हिंदी तो हमारे रगरग में है, हिंदी क्यों नहीं करेंगे। अब ये डज नॉट प्ले फुटबॉल विथ मी, इसका भी हिंदी हम आसानी से कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डज का मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या। जब हेल्पिंग वर्ब आया है तो डज का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आया है तो डज का मतलब क्या हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, डज का मतलब क्या होगा। और लास्ट में ताहे तीहे लगा होगा, क्या। अब क्या है, राम, तो हम लिखेंगे राम। अदर वर्ड है तो मेरे साथ, विथ मी का क्या हो जाएगा, मेरे साथ। क्लियर है। डज राम नॉट प्ले फुटबॉल विथ मी, तो क्या राम मेरे साथ फुटबॉल, देखिएगा इसी तरह से लिखाता है फुटबॉल। ऑब्जेक्ट लिख दिए, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं नाम का कोई शब्द चला जाएगा, और नहीं के बाद एक वर्ब आएगा, क्या है, राम है, तो क्या राम मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलता है, खेलता है, बन गया। तो इस तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रांसलेशन क्रिएट कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। आप इंग्लिश ही बना सकते हैं, और नहीं तो हिंदी ही बनाइए, बहुत सारे हिंदी बनाइए, व्हाइट बोर्ड लीजिए, 15-20 रुपए का 25-30 में आता है, बहुत सारे हिंदी मैन्युफैक्चर कीजिए दिमाग में, और एक स्ट्रक्चर को रख लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर लिखने के बाद स्ट्रक्चर से ही बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, फिर उस सेंटेंस से हिंदी बनाइए। फिर इस तरह से आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश इतना इजी सब्जेक्ट है कि आप लोग को पता चल जाएगा, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस जितना अभ्यास कर सकते हैं कीजिए, आप लोग के लिए बेहतर होगा।